तो नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपका आइडियल इंसान आपके सामने आया हूं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक प्रोडकास्ट लेके आऊँगा, तो आज वो दिन आ गया है। आज आपके सामने प्रोडकास्ट आने वाला है। आज हमारे सामने जो व्यक्ति बैठे हैं, हमारे अभिषेक सर के बारे में मैं बता दूं। सर का करियर लगभग 8 साल से टीचिंग लाइन में है। सर ने जैसे ही अपनी 12th पास की थी, उसके अलावा अपने शहर भिंड में, सर एक्चुअली मध्य प्रदेश के भिंड शहर में रहते हैं, तो सर ने पहले भिंड में पढ़ाया है और काफ़ी अच्छे स्तर तक पढ़ाया है। भिंड की जो शिक्षा का ग्राफ नीचे था, उसे बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। इसके बाद सर ने ग्वालियर, क्योंकि हमारे आसपास का सबसे बड़ा क्षेत्र ग्वालियर कहा जाता है, तो सर ने ग्वालियर में पढ़ाया है। इसके अलावा सर फिर पहुँचे हैं आपके राजस्थान में उदयपुर में सर ने एक से एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, जैसे कि आपको पता हो नेक्स्ट गुरु या उत्कर्ष, ये वैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं में सर ने अपना योगदान दिया है काफ़ी समय तक। इसके अलावा अब सर का विज़न है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करना जिसमें बच्चों की प्रत्येक छोटी छोटी चीज़ पर काम करने के लिए। तो सर अपनी जन्मभूमि पर वापस आए हैं और हम सबके साथ हैं। तो अभिषेक सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बिल्कुल, नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पे आ पाया। चलो अभिषेक सर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से सर्वे किया था, पूछा था कि आपको ऐसा क्या टॉपिक चाहिए जिसमें प्रोडकास्ट बनाएं। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं जो अभिषेक सर से जानने की प्रयास करेंगे ताकि हम इस चीज़ को जान सकें। तो सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चों का ये कहना है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो बहुत कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। यद्यपि उनका मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, घर पर आते हैं, लेकिन उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग पा रहा है। तो बच्चे ऐसा क्या करें कि वो अपनी शिक्षा अच्छे से पढ़ पाएँ और अपना जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या उनका जो एग्ज़ाम है अच्छे नंबरों से पास हो पाएँ। ऐसा क्या करें कि कंटिन्यू उनका मन लगता रहे? तो सर आप प्लीज़ गाइड करो हमारे बच्चों को। देखो रमन जी, मैं आपको बता दूं, आज का युग हमारा एक डिजिटल युग है और कई सारे संसाधन उपलब्ध हैं। पहले के समय में क्या होता था कि कई सारे संसाधन उपलब्ध नहीं थे, तो उतनी चीज़ें सीमित थी। आज हम घर बैठे बैठे ही काफ़ी सारी चीज़ें देश दुनिया को एक साथ अपने हाथ में देख रहे हैं। सबके पास मोबाइल है, सेल फोन है, सारी इंटरनेट की दुनिया है। अब इस परिवेश में अब मन लगाना एक गंभीर मुद्दा बन चुका है आजकल के युवाओं में। दूसरा ये है कि मेरा मानना ये है कि मन उसी में किसी व्यक्ति का लगता है जिसमें उसे उसका इंटरेस्ट होता है। आप उसे ज़बरदस्ती अगर कहीं ढकेल रहे हो तो मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें पॉसिबल होने वाली। घंटे 2 घंटे वो उस क्षेत्र में काम कर पाएगा, लेकिन पूरे मन से उसका काम करना तो असंभव हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि मन लगाने से अगर आप देखो तो हर व्यक्ति के एक दिन में कोई ऐसी एनर्जी रहती है। आपको ही पता होगा, आप भी दिनचर्या को फॉलो करते हो या मैं भी दिनचर्या को फॉलो करता हूँ, तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिसमें हमें लगता है कि हाँ हम पढ़ाई करें। वही वो पॉइंट है। हर व्यक्ति का वो समय अलग अलग हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक ही समय हो। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, वो समय सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी का सुबह 8 बजे हो, किसी का सुबह 12 बजे हो। वो 1.5-2 घंटा आपकी शरीर की शारीरिक क्षमता सबसे अधिकतम होती है। उसमें आप चाहो तो पढ़ाई करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाला है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, अगर 1.5 घंटा कोई क्लास पढ़ाई जाती है तो उसमें वैसे भी हमारा जो मस्तिष्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट ही कैप्चर कर पाता है। भाई इसकी भी अपनी एक क्षमता है। मन लगाने पढ़ाई, देखिए पढ़ाई एक तपस्या है और तपस्या के लिए आपको ध्यान तो केंद्रित थोड़ा करना ही होगा। बाकी कि सोशल साइट से या फिर इंटरनेट से थोड़ी सी हल्की सी दूरी भी बनानी होगी। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि पढ़ाई एक टास्क है। आप पढ़ाई करते हो तो किसी एक जॉब को पाना चाह रहे हो, कोई गोल पाना चाह रहे हो, तो उस गोल को आप 5 से 6 महीने में कंप्लीट करके आप बाकी चीज़ों को फिर आगे प्रोसीड करो। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर उसी चीज़ को बनाते रहो। असफलता दर्शा ये रही है कि हमने सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास कम किया है। तो जैसा कि सर ने एक क्लियर बताया है कि हमारे एक पूरे दिनचर्या में एक ऐसा समय रहता है जिस टाइम हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी पढ़ाई में सफलता मिलती है। तो वो दिनचर्या आपको स्वयं पहचाननी होगी, वो टाइम कौन सा हो सकता है। कुछ लोगों को रात में अच्छा हो, कुछ लोगों को सुबह मन लगता हो, तो वो एक टाइम हमें पहचानना होगा। हाँ, तो सर ने हमें बताया है कि आपका पहला क्वेश्चन था जो पढ़ाई में मन का लिए, तो सर ने उसका क्लियर आंसर दिया है। एक सेकंड क्वेश्चन हम सर से ये करते हैं आप लोगों की तरफ से। सर ये बताओ आप कि बच्चे एक आदर्श रूटीन बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक ऐसी दिनचर्या बन जाए जो उन्हें दर्शाए कि वो एक विद्यार्थी जीवन को जी रहे हैं। ऐसी दिनचर्या के बारे में आप बताओ कि उनकी सारी चीज़, जैसे मान लो कुछ विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी शारीरिक संतुलन नहीं बन पा रहा है, उनका शरीर इतना अच्छा नहीं है, बाहर का खाना पीना अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो जिम में और दौड़ने में हैं लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है। तो हमें आप एक ऐसी दिनचर्या बताओ विद्यार्थी जीवन की कि उनका शारीरिक जो रूप से भी स्वस्थ हो पाएँ और मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो पाएँ, ध्यान वगैरह भी अपना जीवन में अपना पाएँ
और एक आध्यात्मिक जीवन से भी जुड़ें और साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से फोकस कर पाएँ। तो हमें आप प्लीज़ ऐसा कुछ बताएं जिससे उनकी सारी चीज़ें कंटिन्यू चल पाए, जो विद्यार्थी हित के लिए बहुत ज़रूरी हो। तो सर प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप गाइडेंस करें हमें बच्चों को। देखिए रमन जी, और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी मनुष्य की एक सीमित क्षमता है, असीमित क्षमता नहीं है। हम डेली भोजन ग्रहण करते हैं, उसी ग्रहण से, उसी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने कामों को करते हैं। अब उसमें ये चीज़ों का संतुलन बनाना रहता है कि हम मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूती प्राप्त कर सकें। ऐसा नहीं है कि भाई हमें पढ़ना है तो पढ़ाई की रेस में ही लगे हैं और खाना पीना ही छोड़ रहे हैं, तो वो चीज़ भी अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि देखिए, वैसे तो हम लोग बात करें प्रतियोगिता परीक्षाओं की, तो प्रतियोगिता शब्द ही अपने आप में ये है कि भाई औरों को आपको पछाड़ना है। अगर आप तेज़ नहीं दौड़ोगे तो 100% कोई ना कोई पैर रख के आपके ऊपर आगे निकलने वाला है। क्योंकि आजकल वैकेंसी का सीन भी कुछ ऐसा हो गया है कि 50 फॉर्म आते हैं, तो अगर रेशो देखा जाए तो फार्म कम से कम लाखों के हिसाब से भरे जाते हैं। वो सारी चीज़ देख रहे हैं और हमारे युवा इस चीज़ को जानते भी हैं बेहतर तरीके से। मेरा मानना ये है कि संतुलन एक बहुत अच्छा शब्द है। बैलेंस, हमारी पूरी बॉडी की बायोलॉजी भी कहीं पे चलती है, संतुलन पे ही चलती है। हमारा मस्तिष्क का मेन कार्य ही संतुलन है। संतुलन में हम लोग देखें तो सुबह का जो हल्का फुल्का व्यायाम है, जो कि बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप सुबह 4 बजे उठिए या 3 बजे उठ के व्यायाम करो, वो दिखावा नहीं करना है। आपको जब समय मिलता है तब करिए, लेकिन आप अपने 24 घंटों को समय में थोड़ा सा बांधने का प्रयास करें। जब तक आप अनुशासन में नहीं आएंगे तब तक आप एक अच्छी जीवन को, जो आप चाहते हो, उसे अचीव नहीं कर पाओगे। ये मेरा मानना है। यानी मैंने एक वर्ड बोला कि भाई आप व्यायाम करिए, जरूरी नहीं है कि आप व्यायाम ही करो। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन जो आपको करना है वो जरूर करिए। कल पे चीज़ों को टालना की आदत आप छोड़ें और थोड़ा सा ये देखें, डेली का एक गोल बनाएं। आप 4 टॉपिक पढ़ पा रहे हो, भले ही आप 2 पढ़ो, लेकिन 2 टॉपिक आप ऐसे पढ़ें जिनमें आपको लगे कि हाँ, अब मैं इससे बाहर मुझसे नहीं होगा, पेपर में मैं इतना समर्थ हो गया हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं वो डेली टाइम टेबल बनाएंगे, मैं 7 से 8 नाश्ता करूँगा और उसमें 8 से लेके 8-10 तक का भी समय रहता है। भाई अगर मान के चलो आप 8 से लेके 8-10 तक का चाय पीने का कार्यक्रम रखे हैं, बाई चांस आपके ऊपर वो चाय फैल गई तो इसका मतलब ये है आपका पूरा रूटीन बिगड़ चुका है। तो आप मिनट और सेकंड में अपने आप को तो बाउंड कर ही नहीं पाओगे, पहली चीज़ तो ये है। और फिर वो टाइम टेबल एक दिन भी फॉलो नहीं होता है भाई। संडे, क्योंकि संडे को आपका अलग होगा, मान के चलो आप सैटरडे को ही टाइम टेबल बना रहे हो, इमरजेंसी आ जाती है कभी कभी, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है भाई। आपकी कल हालत ख़राब हो जाए तो आप टाइम टेबल जो है, हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है शरीर की। आपने देखा होगा, अगर आप डेली 10 बजे उठते हो तो आपकी ऑटोमेटिक 9:45 10 के बीच नींद एक बार खुलनी है। हाँ, वो बात अलग है कि आप मक्कारी देके दोबारा सो जाते हो, वो बात एक बिल्कुल अलग हो जाएगी। लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट भी हम उसे चाहें 7 दिन में हमारी वो क्लॉक डेवलप हो जाती है। अगर 7 दिन हम सुबह 3 बजे उठते हैं या 4 बजे उठते हैं या 9 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी क्या है, फ्लो में आ जाती हैं, बॉडी उसको ऑक्यूपाई कर लेती है बहुत अच्छे से। तो आप उन्हीं दिनचर्या में रहोगे तो आपको पहली बार थकान होने वाली नहीं है। आप अगर 10 बजे सुबह उठते हो और 3 महीने से उठते आ रहे हो तो आपको 10 बजे उठना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बॉडी आपकी हैबिचुअल हो चुकी है। और यही मैं बोलता हूँ कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के, जैसे बोलते हैं ना कि मनुष्य में सीमित शक्ति है लेकिन असीमित भी है। मनुष्य आगे अभी कोई नहीं है भाई, सुपर कंप्यूटर भी मनुष्य नहीं बनाया। तो इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मान के चलो आपका कोई एग्ज़ाम है, अगर वो 15 जनवरी को है, आज जैसे 1 जनवरी है और 15 जनवरी को आपको कोई एग्ज़ाम है, तो मैं ये कहूँगा एडमिट कार्ड लगभग 10 दिन पहले तो पता चली जाता है कि आपका टाइम क्या है। तो उन 10 दिन में आप क्या करें, उसी समय, जैसे आपका एग्ज़ाम 2 से 5 है तो 2 से 5 ही आप उसके टेस्ट को लगाएं, जिससे आपकी वहाँ पे जब आप बैठोगे तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक और आपकी बॉडी आपको वहाँ सपोर्ट करेगी। अब आपको पता चला कि 2 से 5 तो आप सोते हो और अचानक से आप 15 जनवरी को पेपर देने गए तो 2 से 5 आती हुई चीज़ें भी दिमाग में हिट नहीं करेंगी। दिमाग उतना तेज़ काम नहीं करेगा जो आपका डेली रूटीन पे करता आया है। तो आप बॉडी जैसा आप चाहते हो उसी में ही सारी चीज़ों को संतुलन बनाएं। और ये डेली रूटीन का ये चार्ट वाइज काम करना, ये 1 दिन काम कर जाएगा, 2 दिन काम कर पाएगा, या फिर आप इतने स्वामी विवेकानंद हो कि आप इन चीज़ों को बड़ी दृढ़ता से फॉलो कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनके पास जिम्मेदारियों का बोझ है। हम नौकर चाकरों से काम नहीं करा सकते कि अपने डेली रूटीन के लिए नौकर चाकरों को लगा लें, हमें अपने काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो ये चीज़, तो बेसिकली सर ने ये बताया है कि हम अपने आप को इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो हमारी दिनचर्या हमारे ह्यूमन के नेचर के हिसाब से काम करती है, उसी का फ़ायदा उठा लें। तो हम क्या है, अपने शरीर को भी कष्ट नहीं देंगे और उस चीज़ को हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सर की बहुत अच्छी चीज़ बताई है। इस चीज़ पे अगर आप गौर करोगे तो ये क्लियर कट बात है कि हमें क्या है, अपनी चीज़ों को ही यूज़ करना है। जो हमारा दिनचर्या है, जो हमारी बायोलॉजिकल
शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें आवश्यकता नहीं है उन्हें कष्ट देके या बदलाव करने की, तो उस चीज़ में ही परिवर्तन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये अभिषेक सर ने बहुत सही चीज़ बताई है। अभिषेक सर, तो एक मेरा ये क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा है मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी 8th में और 10th में और 12th में हैं। एक्चुअली अभी 8th भी बोर्ड हो गया, आपको ये जानकारी अच्छे से होगी। तो मुझे ये पूछना है, जैसे बच्चों के पेपर लगभग फरवरी में होंगे, लगभग लास्ट फरवरी में या मिड फरवरी से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे उनके। तो अभी बच्चों ने, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पढ़ लिया है, कुछ ऐसे हैं जिनका आधा सिलेबस कंप्लीट हो पाया है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी मतलब पता नहीं उन्हें कितना हो पाया नहीं हो पाया, बेचारे अभी मझधार में चल रहे हैं। लेकिन सर, हर बच्चे को पास होना है, तो आप हमारे बच्चों का ऐसा कुछ मूल मंत्र दे दो कि जो उनके पास समय कुछ बचा है, एक मुट्ठी भर समय है, उसमें वो अपने आप को तैयार कर लें और एक अच्छा रिजल्ट बना पाएँ। वो आप हमें ऐसी दिनचर्या उनके लिए ऐसा आप बता दो मूल मंत्र कि उसको फॉलो करके वो एक अच्छे से रिकॉर्ड आप बना पाएँ। उनके पास समय बहुत लिमिटेड है, प्लीज़ सर हमें आप गाइड करो। देखिए, मैं आपको बता दूं, 10th और 12th के जो मेरे साथी हैं, जो खासकर CBSE वाले, क्योंकि CBSE वालों के पेपर 15 फरवरी से शायद आई थिंक स्टार्ट होने वाले हैं, और हर साल फरवरी में वो 4-5 दिन ऊपर नीचे होता रहता है, मोटा मोटा मान लें तो 1.5 महीना आज भी हमारे पास है। अब बच्चे 2 प्रकार के हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी है, जो प्री बोर्ड में भी अच्छे मार्क लाए, जो क्वार्टरली हाफ ईयरली वाले टेस्ट भी हो रहे थे उनमें भी बहुत अच्छे मार्क लेके आए हैं। तो उन्हें अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, हमें लिमिटेड सिलेबस कवर करना है, वो हम इतने में कर सकते हैं। लेकिन चुनौती हमारे सामने ये रहेगी कि हमें पूरा सिलेबस भी तैयार करना है। उसके बाद क्या है, कुछ ऐसे हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, जो हमारे जैसे बच्चे हैं, जो एंड समय के लिए बैठे रहते हैं बिल्कुल, और उन्हें मालूम है कि करना क्या है। अब उसमें बच्चा 2 प्रकार से बैठता है। एक ऐसा होगा जो टीचर से बार बार कहेगा कि भाई सर इंपॉर्टेंट बता दीजिए कौन कौन से आए हैं, और मुझे वही वाले सारी चीज़ें टिक लगा दी, और टिक लगाने के बाद वही मैंने रट लिया। हो सकता है उसमें से 10 में से 4 क्वेश्चन आ जाएं तो आप उसमें पास हो रहे हो, लेकिन आप कोई अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर रहे हो। मेरा मानना ये है, सबसे पहले मैं बात करूँगा टॉपर्स की मैं बात करूँगा। जो लोग टॉप करना चाहते हैं, तो उनसे मेरी अब ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने जितना भी सिलेबस कर लिया है उसी को आप मजबूती के साथ रिवाइज करें, और नया अब कुछ ना पढ़ें। बार बार रिवाइज करें। एक बार जो सैम्पल पेपर आते हैं मार्केट में, बहुत सारे सैम्पल पेपर अवेलेबल हो गए हैं, उन सैम्पल पेपर्स को लें और सैम्पल पेपर्स में बिना देखे क्वेश्चन को अपने मन से लिखें। जितना आ रहा है उतना लिखें, और आप एक पेपर डेली आप लिखो। 3 घंटे है आपके पास, 24 घंटे। स्कूल तो जाना बच्चों ने अब कम ही कर दिया होगा, क्योंकि अब तो बोर्ड पेपर आने वाले हैं। तो ज़्यादातर मेरे हिसाब से इंडिया में हमारे यही सिस्टम रहता है कि ज़्यादातर बच्चे पेपर में आने के टाइम अब स्कूल बंद कर देते हैं। स्कूल में आप कुछ नहीं करिए, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप एक सैम्पल पेपर को करिए। जितना आ रहा है उतना करिए। आप फेल हो रहे हैं, फेल स्वीकार है, पास हो रहे हैं, पास स्वीकार है, टॉप कर रहे हैं, आप टॉप को स्वीकार है। उसमें आप ये मूल्यांकन करें कि हमारी गलती कहाँ हुई थी। अगर आप कोई कोचिंग वगैरह तो देखो जाते ही हैं, उस टीचर से 5 मिनट में थोड़ा चेक करा लें, ये एक अच्छा वो। और दूसरी चीज़ टॉपर से मैं कहना चाहूँगा कि आप थियोरेटिकल क्वेश्चन के अलावा जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, या ऐसे होते हैं ना, जैसे कि 10th वालों के लिए, जैसे कि हमारे हृदय का मानव हृदय का चित्र बनाइए, कान का चित्र बनाइए, स्टोमक का, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि फिजिक्स में, साइंस में और जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, इन सबको चित्र में आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं, थ्योरी में आपको नंबर हो सकता है कि थोड़े से कम मिले। तो बार बार उन क्वेश्चंस को लिखिए, याद करिए, और MCQs पे विशेष ध्यान दें। MCQ गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि MCQ आपको श्योर और शॉर्ट नंबर देके जाता है। दूसरा, मैच द फॉलोइंग आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, और जितने भी सैम्पल पेपर हो, जितने प्रीवियस ईयर हैं, तो उन पे भी थोड़ा सा एनालिसिस लें, क्योंकि आपके पास 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो एक पेपर आज से लिखना शुरू करें। लिखने से फ़ायदा क्या होगा, अगर आपको वो क्वेश्चन आता है, जैसे आपको आ रहा है कि भाई हृदय और मस्तिष्क में दोनों में अंतर लिखिए, या धमनी और आर्टरी एंड वीन्स में अंतर लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन हम लोग करते हैं, तो उनको भी आपको अगर आ रहा है तब भी आप उसे एक बार ज़रूर लिखें, जिससे आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका टाइम बाउंडेशन बनेगा। आप ये देख पाओगे 3 घंटे में हम पेपर कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक तो चीज़ दे। दूसरा, ऐसे बच्चे जो इस समय तक जो बिल्कुल बोलते हैं ना कि अपन बैकवर्ड श्रेणी में आते, बैकवर्ड श्रेणी से मेरा तात्पर्य यहाँ कास्ट को लेके नहीं है, मतलब जो पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, उनसे अब मेरा आग्रह ये है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करें, प्रीवियस ईयर पे, और जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है, वो आपको ये बता देगा कि कौन से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, कौन से 4 नंबर का आएगा, कौन से 2 नंबर का आएगा। तो आप
सभी टाइप के क्वेश्चनों पे अलग अलग फोकस करें, क्योंकि एक्स्ट्रा अब आप पढ़ नहीं सकते, समय आपके सामने बहुत कम बचा हुआ है। तो ये बोर्ड के लिए है। बोर्ड में विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको इंग्लिश, आपको साइंस और आपको मैथ पे ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि इसमें मार्क्स कटते हैं। सोशल और हिंदी जो है वो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिनमें आप कुछ भी अगर लिख के भी आओगे तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइप उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, बल्कि साइंस वगैरह में डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो यही कहना था। हाँ तो सर, हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का कि मैंने देखा है 8th वाले बच्चों के पास तो फ़ोन नहीं है, लेकिन जो 10th और 12th के बच्चे और कंपटीशन वाले हैं उनके पास, सभी के पास फ़ोन है। और मैंने देखा है बच्चे फ्री फायर, पबजी आदि गेम है जो उसमें लगे हैं। तो मैंने देखा है वो पढ़ने के लिए क्लास देखते हैं, यद्यपि उनने क्लास देखा है सर आधा घंटा की, लेकिन उसके चलते में रील्स, एक इंस्टाग्राम पे आप रील्स वाला शो चल रहा है ना, उसमें वो लगभग 3 घंटे 2.5 घंटे, या कुछ बच्चे ऐसे हैं सर जो 6-6 घंटे अपना स्क्रीन टाइम बर्बाद कर देते हैं गेमिंग में, रील्स में और यूट्यूब की फालतू वीडियो में। उस चक्कर में उनका एक तो पढ़ाई में उनका दिमाग में वो गंदा कंटेंट जा रहा है, दूसरा क्या है उनका सारा टाइम मोबाइल में चला जाता है, और सर वो इतने एडिक्ट हो गए हैं कि बार बार प्रयास करने पर निकल नहीं पा रहे हैं। तो हमें आप ऐसा मूल मंत्र, ऐसी चीज़ बताइए कि बच्चे अपने फ़ोन का यूज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन नहीं चलाएं, लेकिन उसका प्रयोग वो पढ़ाई के लिए और अच्छे कामों के लिए कर पाएं, ताकि उनका जीवन सुधरे, ना कि उस चीज़ से उनका जीवन बिगड़ जाए। तो विज्ञान के इस चमत्कार को आप इसका सदुपयोग बताएं कि कैसे इसको वो एक अच्छे वे में यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए आप बच्चों को प्लीज़ गाइड करें सर। देखिए, ये जो सवाल है ये काफ़ी जटिल सवाल है, कॉम्प्लेक्स सवाल है। देखो, आज के समय, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था, जब आपने मुझसे पहला प्रश्न पूछा था, मैंने कहा था आज का युग जो है वो डिजिटल युग है। आजकल होमवर्क्स भी हमें मोबाइल में ही देखने को मिलते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और यूट्यूब ने थोड़ी सी ऐसी क्रांति लेके आई है कि सारी चीज़, डाटा, सिलेबस, सारा चीज़ उसी पर उपलब्ध है। अब इसमें वही बच्चों की वही बातें हैं, कुछ बच्चे तो इसका यूज़ कर रहे हैं। उनके मोबाइल में मैंने खुद पर्सनली देखा था कि यूट्यूब में केवल एक ही चीज़ सब्सक्राइब है, जो उनका पढ़ने वाला चैनल है, बस वही सब्सक्राइब उन्होंने कर रखा है। लेकिन कुछ मैं देखा कि पढ़ने वाला चैनल तो है ही नहीं। आज के बाद उन्होंने क्या है कि अलग कमरा है, अलग मोबाइल है बच्चों के पास, आधा घंटे उन्होंने जैसे कैसे खाना पूर्ति करी, और बाकी बात वो अपने रील्स देखने में लगे। और रील्स का कुछ ऐसा सिनेरियो है, रील्स ने एक ऐसी क्रांति लेके आई है कि हमारा मस्तिष्क अब हर 30 सेकंड में एक नया मनोरंजन चाहने लगा है। हमारी थिंकिंग ऐसी हो गई है कि आप स्क्रॉल करते जाएंगे, नई चीज़ें आती जाएंगी, यानी हम उस चीज़ के, मोबाइल के एडिक्ट तो हुए ही, साथ ही साथ उस चीज़ के भी एडिक्ट हो रहे हैं कि हमारा मस्तिष्क हर 30 या 60 सेकंड में एक नए मनोरंजन की ओर जाना चाह रहा है। तो वो सारी चीज़ें तो आपको इफेक्ट तो करने वाली हैं भाई। सीधी सी बात है कि अगर आपने 30-30 सेकंड की 3 रील भी देखी हैं, तो आपने 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट आपने क्या कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया। तो आइडिया लगाइए कि अगर आप ये 60 रील अगर देखते हो तो ये डिजिट कहाँ पहुँच जाएगी, आप अंदाज़ा लगा पा रहे होगे। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि मोबाइल को चलाने के लिए मैं इस बात का समर्थन भी करता हूँ कि बच्चे मोबाइल चलाएं। भाई, रील्स हम देखते हैं, देश दुनिया की खबर भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि आप केवल लॉस ही लॉस है। लेकिन बात यह है कि अभी हमारी एज में हमारे गोल्स क्या हैं वो देखना है। मैं बच्चों से कहूँगा कि आप 1.5-2 घंटे मोबाइल चलाएं। ज़रूरी नहीं है कि 1.5-2 घंटे आप इकट्ठा चलाएं, आप 15-15 मिनट के शॉर्ट्स में उसे बांट लें, या स्लॉट्स में अपने बांट के चलें। 15 मिनट अगर इधर चला लिया, 15 मिनट थोड़ा बाद में चला लिया, तो आपसे क्या है कि इतना आँखों पे भी इफेक्ट कम रहेगा, आप इतने एडिक्ट भी नहीं होगे। साथ ही साथ उसमें अगर आप इकट्ठा चलाते हो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, तो आपको वो चीज़ आदत लग जाएगी। आप कोशिश करें, ये चीज़ें खुद से ही होती हैं, इससे कोई चढ़ा, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के साथ मारपीट होती है आजकल। फ्री फायर और पबजी जैसे गेम्स ने बच्चों का जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से अपने में कैप्चर कर लिया है। तो वो कैप्चर जो है वो कैप्चर हो चुका। अगर आप उसका सडनली, मैं पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगा कि आप उसका सडनली अगर विरोध करोगे, उसे रोकोगे, तो हो सकता है कि बच्चा अपने लिए कहीं चोरी करने लगे, चोरी करके वो खुद पर्सनल मोबाइल खरीदने लगे, आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसका अच्छा सडनली विरोध। आप उसे प्यार से समझाएं कि ये चीज़ें केवल विजुअल है, फेक है, ये केवल क्या है, एक ऐसी बोल सकते हो डिजिटल दुनिया है जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खींच रही है। और दूसरी बात ये है, मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा, आप बच्चे को मोबाइल टाइम के हिसाब से दें। टाइम के हिसाब से देंगे तो उसका भी मन ख़राब नहीं होगा, और अनुशासन के चलते वो भी उस चीज़ का विरोध नहीं करेगा। और आप अगर अचानक से विरोध करोगे, सारी चीज़ों को बंद करोगे, तो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। ये चीज़ आपको बहुत आजकल ये देखने को बहुत मिल रही है कि आप बच्चे को फिर मारते हैं, पीटते हैं। तो जो भी, अगर आप जैसे मान के चलिए वो उससे 1.5 घंटे की मोबाइल खेला और आपने उससे मोबाइल छनाया और काफ़ी सारे डंडे मार दिए उसमें, 2 घंटे उसने रोने में ख़राब कर दिए, तो 3.5 घंटे टोटल ख़राब हो ही गए ना।
अगर यही आप उसे बोल देते कि बेटा 15 मिनट और खेल दो, 15 मिनट के बाद रख लो, वो मोबाइल ऑटोमेटिक रख के उन 1.5 घंटे का भी उपयोग कर सकता था। तो अब आज की दुनिया में सारी चीज़ें तो हैं ही, पावर हाथों में इतनी पावर आ चुकी है कि आप सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोनों चीज़ों के देखो, हर चीज़ का फ़ायदा भी है और हर चीज़ का नुकसान भी है, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सोसाइटी में भी रहते हो। क्योंकि हम ये चीज़ ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी बच्चे, इंडिया के सही बच्चों के लिए, आज भी उत्तराखंड में इंटरनेट नहीं है, आज भी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में बच्चे इंटरनेट से बहुत दूर हैं। और यहाँ छोड़ो, मैं यहीं अपने भिंड जिले में ही बता दूँ, वहाँ भी इंटरनेट की पकड़ नहीं, तो वहाँ के बच्चे भी तो हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिलती हैं, और पेरेंट्स ही इन चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो हमारी आपसे एक सर से बातचीत थी, उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। सर की इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक मैंने ये बायो में दे दी है, और जो आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो पहले नंबर पे जो पिन कमेंट है वो सारी कमेंट्स भी पिन कर दी है। सेकंड, सर का यूट्यूब चैनल है। अभी सर क्या है, सर ने एक चैनल में हमें गाड़ियों के बारे में, 4 व्हीलर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो मैंने भी, सर का चैनल है जो वाला, तो उसका भी आपको लिंक सर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी चैनल की, आप देखना, तो वहाँ जाके आप सर के चैनल पर जा सकते हो। और पर्सनल क्वेश्चन अगर आप सर से कुछ पूछना है तो वो भी आप सर के इंस्टाग्राम पर जाके बता सकते हो, सर आपको रिप्लाई कर देंगे। और अगर आपको इसी पॉडकास्ट में या आगे कुछ भी आपके मन में जो क्वेश्चन है वो पूछने हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर आइडियल इंसान 0104 नीचे उसकी भी लिंक है इंस्टाग्राम की, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट में कैसे भी करके आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो आने वाले जो भी अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे हम उनका नया पॉडकास्ट बनाएंगे, और उस बच्चे का नाम और उस बच्चे की डिटेल भी हम अपने वीडियो में शो करेंगे। और जो बच्चा सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, जीतने वाले बच्चे को, अभी हम बहुत छोटी सी इनाम दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय बढ़ाते जाएंगे, हम 101 रुपये की उस बच्चे को इनाम देंगे। इसका क्वेश्चन हमें सबसे अच्छा लगा, सबसे सही और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। तो सारे बच्चे अपने क्वेश्चन कमेंट में या मैसेज में भेजें, जिसका समय सबसे सही लगेगा उस बच्चे को हम पेटीएम, या वो अगर लोकल में बच्चा है तो हम उसको पैसे ऑफलाइन देंगे, अगर वो बाहर से कहीं कमेंट करता है तो उसको हम पेटीएम पर 101 रुपये सेंड करेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, क्लास 5 से लेके कंपटीशन में किसी भी क्लास का, कोई भी एज ग्रुप का हो तो भेजेंगे। तो आपसे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे वाले वीडियो में हम सर से ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे, तो आप लोग थोड़ा प्यार दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये चैनल आपके ग्रोथ के लिए है। धन्यवाद।